स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों, यूनिट वाइज एनटीपीएससी प्री 2022 को हम कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना एवं जलवायु। दोस्तों, यदि अभी आपने दिव्यास्त्र की अदर क्लासेस नहीं देखी हैं, अदर टेस्ट नहीं देखे हैं, तो मैं इनको दो भागों में आपको कंप्लीट करा रही हूँ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ और एक बिना ऑब्जेक्टिव के साथ। तो जो दिव्यास्त्र की जितनी भी क्लासेस है वो सभी आप अटेंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि सकौली क्रम की चट्टानें किस क्रम के अंतर्गत आती हैं। तो सकौली क्रम की जो चट्टानें दोस्तों किस क्रम का भाग हैं? तो सकौली क्रम की जो चट्टानें हैं वो दोस्तों धारवाड़ क्रम का भाग हैं। सकौली है ना, चिल्पी, सकौली और सौसर। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो तीन भागों में विभाजित है, चिल्पी, सकौली और सौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस क्रम की चट्टानों का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक एक पट्टी के रूप में है। आपको बताना है कि किस क्रम की चट्टान का विस्तार नागपुर से लेकर दोस्तों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? तो सौसर सीरीज, जो मध्य प्रदेश की सौसर सीरीज है उसका विस्तार नागपुर से लेकर कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें धारवाड़ क्रम से संबंधित हैं? और अभी मैंने चट्टानें पढ़ाई हुई हैं, भूगर्भिक संरचना मध्य प्रदेश की पढ़ाई है। यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो दोस्तों तो अभी जाकर जो है वो लेक्चर जरूर देखिए, वहां पर आपका व्यापम का, एमपीपीएससी का हर एक क्वेश्चन जो है वो कवर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है वो धारवाड़ क्रम से संबंधित है? तो दोस्तों चिल्पी, सकौली, सौसर, ये तीनों की तीनों जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम से संबंधित है। और धारवाड़ क्रम की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो आपको इसमें एक क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि जो सकौली क्रम की चट्टानें हैं ये जबलपुर में पाई जाती हैं और इनमें ही क्या मिलता है दोस्तों? तो संगमरमर जो है वो किन चट्टानों में मिलता है? तो सकौली क्रम की चट्टानों में संगमरमर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिजावर उपक्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिजावर क्रम, तो बिजावर क्रम की चट्टानें दोस्तों आपको बताना है कि इनका विस्तार जो है वो पन्ना, ये पाना नहीं है, ये पन्ना में और छतरपुर में है। नेक्स्ट है कि इनके ऊपर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है, या इन चट्टानों के परतों के मध्य में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और जिनमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो बिजावर उपक्रम है 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों ही क्या है? सही है, क्योंकि बिजावर क्रम की चट्टानों में ही दोस्तों क्या पाया जाता है? तो बिजावर क्रम की चट्टानें जो है वो पन्ना और छतरपुर में पाई जाती हैं, जिनमें चूने पत्थर, बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। बेसाल्ट चट्टानों में ही हीरे के निक्षेप मिलते हैं, आप याद रखेंगे। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानों को क्या कहा जाता है? पार, भोरार, वलय या टार। तो जो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें हैं, ग्वालियर क्रम की जो चट्टानें हैं, इनकी ऊपरी चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, इन्हें कहा जाता है दोस्तों निचली क्रम की चट्टानें पार और ऊपरी क्रम की चट्टानों को भोरार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक उदाहरण है? तो जो निचला विंध्यन क्रम की चट्टान है, क्या वो कैमूर है, रीवा है, भांडेर है या सैंडी? यदि आपने मेरा लेक्चर देखा होगा भूगर्भिक संरचना का तो आपसे ये सब क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन रहे होंगे। निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों को दोस्तों सैमरी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। जो निचला उपक्रम है उसे सैमरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मोह पानी और पेचधारी कोयला क्षेत्र किस समूह के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है कि जो मोह पानी और पेच घाटी जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या वह लोअर गोंडवाना समूह है, मध्य गोंडवाना समूह के अंतर्गत आता है, या फिर दोस्तों अपर गोंडवाना समूह, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो यदि हम बात करते हैं कि मोह पानी क्षेत्र गोंडवाना क्रम का दोस्तों ये कौन सा भाग है? तो लोअर गोंडवाना समूह का भाग है। और जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें दोस्तों ये कहाँ पर मिलती हैं? तो ये सिंगरौली में मिलती हैं और इन्हीं में क्या मिलता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कोयला कहाँ पर? गोंडवाना समूह की चट्टानें जो मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर मिलता है। मोह पानी और पेच घाटी क्षेत्र भी लोअर गोंडवाना समूह का क्या है? तो भाग है, आप इसको याद रखेंगे। जो आपको नया फैक्ट मिल रहा है आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलें। विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कगारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, आप इसे याद रखें। विंध्य कगारी क्षेत्र क्या कहलाता है? रीवा पन्ना का पठार। और चंबल का उप आंध्र प्रदेश कहलाता है
चंबल का उपाध्य प्रदेश कहलाता है मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट है चारकोनाइट नीस को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड नीस, नीलगिरी नीस, ग्वालियर नीस या इनमें से कोई नहीं। तो चारकोनाइट नीस को ही दोस्तों नीलगिरी नीस के नाम से जाना जाता है ना, ये आप याद रखेंगे, नीलगिरी नीस के नाम से जाना जाता है। वलय एवं भ्रंश मुख्य रूप से किस उपक्रम में पाई जाती है? वलय और भ्रंश सेमरी उपक्रम में, कैमूर उपक्रम में, भांडेर उपक्रम में या रीवा उपक्रम में? तो दोस्तों वलय या भ्रंश चट्टानों का क्या होना? मुड़ना, है ना, उनमें क्या होना? मुड़ना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वलय कहलाता है। वलय और भ्रंश, है ना, जो चट्टानों में संपीड़न बल के कारण ही क्या होता है? वलन और भ्रंश की घटनाएं होती हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो दोस्तों सेमरी उपक्रम में क्या पाई जाती हैं? तो वलय और भ्रंश मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गानोरगढ़ और सिब्रू किस उपक्रम के अंतर्गत प्रमुख शैल है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, एकदम नया, कि जो गानोरगढ़ और सिब्रू ये किस उपक्रम की सह समूह है? या कैमूर की है, सेमरी की है, या फिर दोस्तों ये भांडेर की है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों भांडेर उपक्रम के अंतर्गत आती हैं, आप याद रखेंगे, भांडेर उपक्रम का ही भाग है गानोरगढ़ और सिब्रू। नेक्स्ट, विंध्यन शैल का निक्षेपण किस रूप में हुआ है? तो विंध्यन शैल का जो निक्षेपण है दोस्तों किस रूप में हुआ है? क्षैतिज रूप में हुआ है। नेक्स्ट, जो क्लोज पेट किस क्रम चट्टानों का विशिष्ट श्रृंखला है? तो क्लोज पेट क्रम किस चट्टानों का है? ये आर्कियन क्रम का है, विंध्यन का है, गोंडवाना का है या धारवाड़ का है? याद रखेंगे धारवाड़ का ही। जो क्लोज पेट क्रम है ये किसका भाग है? धारवाड़ चट्टानों का। जो ऑब्जेक्टिव आपको नया लग रहा है तो आप बिल्कुल उसे नोट डाउन करते चलें और साथ ही साथ दोस्तों आंसर देते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा पठार मालवा के पठार पर स्थित है? तो ये याद रखेंगे, जो मालवा का पठार है वो सोनवाड़ा, है ना, उमटवाड़ा और सागर, जितने ये सभी क्या है? तो ये मालवा के पठार का ही भाग है। कालूमार चोटी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आती है? दोस्तों कालूमार चोटी किस क्षेत्र में आती है? दमोह में, बालाघाट में आती है, सतना में या होशंगाबाद में? तो याद रखेंगे जो कालूमार चोटी है ये मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र का भाग है, रानी दमयंती की नगरी का दमोह क्षेत्र का भाग है दोस्तों कालूमार चोटी। नेक्स्ट, बुरहानपुर दर्रा किस श्रेणी में मौजूद है? क्या वह राजपीपला के अंतर्गत आता है, बड़वानी के अंतर्गत आता है, असीरगढ़ की श्रेणी के अंतर्गत आता है या मठवार? तो दोस्तों जो बुरहानपुर दर्रा है ये असीरगढ़ के अंतर्गत आता है, असीरगढ़ श्रेणी का ही भाग है क्या? बुरहानपुर। ग्वालीगढ़ श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? तो ग्वालीगढ़ श्रेणी दोस्तों पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी मैका श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो ग्वालीगढ़ श्रेणी जो है वो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। 60 क्वेश्चन है, यदि आप इन्हें कवर कर लेती हैं तो आपको फिर जो है वो अदर क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता अदर साथ साथ लगा सकती हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको सिलेक्ट करके लेकर आई हूँ क्वेश्चन। लोअर गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? पचमणी, तालचीर, बाघ या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो लोअर गोंडवाना समूह है इसे तालचीर के नाम से जाना जाता है, तालचीर समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? मध्य प्रदेश में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है? बालाघाट छिंदवाड़ा में, बालाघाट या खरगोन में, बालाघाट सिवनी में या खरगोन और छिंदवाड़ा में? दोस्तों कहाँ पर मिलती हैं आपको बताना है। तो देखिए बालाघाट और छिंदवाड़ा में ही क्या मिलती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, आप ये याद रखेंगे। दोस्तों ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें वही चट्टानें हैं जिनमें मैग्नीज क्या पाया जाता है? जिनमें मैग्नीज पाया जाता है, आप ये याद रखेंगे। और कर्नाटक का ही एक गांव है धारवाड़, उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिनका विस्तार सौसर, सिकौली और चिल्पी सीरीज में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाजखंड रीफ स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? मलाजखंड जो तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों बालाघाट, और बालाघाट में ही क्या स्थित है? तो याद रखेंगे मलाजखंड रीफ स्थित है। और यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोस्तों, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो इनमें क्या आता है दोस्तों? सकौली आता है। फिर उसके बाद यदि मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ, है ना,
धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये क्या आता है, सकौली आता है, पहले का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंदर क्या आता है दोस्तों, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आता है सेमरी उपक्रम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, है ना, तो इसका क्या हो गया, सी। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें दोस्तों बिजावर उपक्रम आता है, जिनमें क्या मिलता है, हीरा मिलता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो तालचेर। तो ये हो गया हमारा बी सी, है ना, डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनका विस्तार नर्मदा सोन घाटी का कौन सा क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी में तो है लेकिन नर्मदा सोन घाटी का भी किस भाग है, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो प्री है, आयोग है, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे जो नर्मदा सोन घाटी का उत्तरी भाग है ये रही, देखिए नर्मदा सोन घाटी। और नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में ही कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के कितने प्रकार मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दो प्रकार जो है वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में निचले विंध्यन, है ना, ऊपरी विंध्यन क्रम और निचला विंध्यन क्रम। निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों में सेमरी उपक्रम का विस्तार, है ना, ये अभी हम पढ़कर आए थे। देखिए विंध्यन क्रम है, विंध्यन क्रम को ही दो भागों में बांटा, ऊपरी और निचला। और निचला का ही कौन सा भाग है दोस्तों, निचला का ही भाग कौन सा है, तो सेमरी उपक्रम। और ऊपरी का भाग कौन कौन सा आ जाता है, भांडेर, कैमूर, रीवा, याद रखें। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम का विस्तार नर्मदा घाटी किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तो नर्मदा सोन घाटी, ताप्ती में या चंबल में या पेंच में। तो दोस्तों ये जो सेमरी उपक्रम है वो सोन नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। किसका भाग है, तो निचला विंध्यन क्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम का विस्तार किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है ना, विंध्यन पर्वत श्रृंखला की किस भाग में पाया जाता है भांडेर उपक्रम का विस्तार। तो वह पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी। तो आपको बताना है दोस्तों, तो पश्चिमी भाग है, याद रखेंगे पश्चिमी भाग है क्या। देखिए ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें, मैं आपको 2 मिनट में बता देती हूँ ये क्या है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का ये वाला जो भाग है सबसे पश्चिमी भाग है, ये कहलाता है भांडेर। और यहाँ पर आता है दोस्तों क्या, ये इसका पूर्वी भाग कहलाता है कैमूर। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन है जो आ सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में किन चट्टानों का अध्ययन किया गया। मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी भाग है दोस्तों उसमें गोंडवाना चट्टानों का अध्ययन किया गया, जहां पर कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, लगभग 98% कोयला मिलता है मध्य प्रदेश का। गोंडवाना चट्टानों का जो तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता। ये नहीं पढ़ पाते हैं स्टूडेंट और गलत आंसर कराते हैं। तो दोस्तों शहडोल, सिंगरौली, सीधी में मिलता है, नरसिंहपुर में नहीं मिलता। जो गोंडवाना चट्टानें वो नरसिंहपुर में नहीं मिलती बल्कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मिलती हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मालवा के पठार का जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह क्या है, तो आप याद रखेंगे सिगार है। कौन सी चोटी है, तो वह कौन सी है, सिगार है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जो मालवा का पठार है वह नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, ताप्ती, सोन, बेतवा या चंबल। तो दोस्तों चंबल नदी, जो चंबल नदी है यदि हम बात करें ये कहाँ से निकलती है, तो ये दोस्तों कहाँ से निकलती है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप याद रखेंगे महू की जानापाव पहाड़ी से होता है। और मई से याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में यह नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो मई से याद रखें चंबल नदी को कि महू जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इटावा में इसका समापन। मालवा के पठार के ऊपरी पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो मालवा के पठार के ऊपर पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सी है, देखिए ये है हमारा मालवा का पठार और इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो आप याद रखेंगे विंध्याचल की पहाड़ियां आती हैं। कौन सी पहाड़ियां आती हैं, विंध्याचल की। अरावली की पहाड़ियां दोस्तों ये राजस्थान से लेकर दिल्ली में स्थित है ना, रायसीना हिल्स जो है वो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मालवा के पठार में किस पठार की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप याद रखें कि फाहियान ने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था और यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु मिलती है। किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखें जहां से चंबल नदी जो निकलती है मऊ की जाना पाव पहाड़ी और जिस पॉइंट से निकलती है उसे वांचू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर आती है दोस्तों? तो ये जाना पाव इसका राइट आंसर है। जाना पाव चोटी पर स्थित है वांचू पॉइंट जहां से चंबल नदी निकलती है। मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए चंबल का उपाध्य प्रदेश कहा जाता है, सरसों की हांडी, गेहूं की डलिया, या फिर दोस्तों ए और सी। तो देखिए क्या क्या कहा जाता है मध्य भारत के पठार को? तो आप याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये देखिए ये दोनों होगा, है ना, ए और सी नहीं, ए और बी। सरसों उत्पादन हांडी के नाम से और चंबल का उपाध्य प्रदेश कहा जाता है। गेहूं की डलिया दोस्तों मालवा के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई 300, 800, 500 या 900। तो याद रखेंगे कितनी है? तो 500। यदि आप इन क्वेश्चन को एक बार लेक्चर में देख ही लेते हैं, 1 से 2 बार आप देख लेते हैं, तो दोस्तों आपको फिर ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है और आप एक बार ही इन्हें 1 से 2 बार ही पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो लेक्चर को जो है वो आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत आता है? मध्य भारत का जो पठार है दोस्तों यदि हम बात करें तो वो कितना भाग है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का? 308, 252 का कितने प्रतिशत भाग है दोस्तों? 10.7% है ना, 10.7%। 32,896 वर्ग किलोमीटर क्या है मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार का क्षेत्रफल। मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रभावित होती हैं? कहां पर प्रभावित होती हैं? कहां पर क्या होती है? प्रवाहित होती है। मध्य भारत के पठार की जितनी भी नदियां हैं दोस्तों वह जाती है उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर। कहां पर जाती है? तो वह उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है? जाती हैं। जैसे कि चंबल हो गया, आपको याद रखना है, चंबल है, कुनू, कुवारी, सिंध, ये सब नदियां जो है वो उत्तर पश्चिम में जाती हैं। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी किस माह में होती है? तो सर्वाधिक गर्मी जो है वो मई माह में होती है, याद रखें। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? दोस्तों जबेरा का गुंबद याद रखेंगे, जो जबेरा का गुंबद स्थित है वह है दोस्तों रीवा पन्ना के पठार में। जो जबेरा आता है दोस्तों ये एक तहसील है जो कि कहाँ की है? तो दमोह की है। और दमोह भी किसका भाग है दोस्तों? तो दमोह जो है वो बुंदेलखंड का पठार का भाग नहीं है, कुछ भाग लगता है, लेकिन प्रमुखता जो है वो रीवा पन्ना के पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जबेरा का गुंबद कहाँ पर आता है दोस्तों? तो जबेरा का गुंबद जो है वो रीवा पन्ना का पठार। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में आपको बताना है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन नदी के बीच आईएमपी क्वेश्चन है ये, है ना। यमुना और सोन नदी के बीच में दोस्तों याद रखेंगे कैमूर श्रेणी जो है वो जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य यमुना और सोन के बीच में, कैमूर। नेक्स्ट, किस भौतिक भूभाग को राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है? दोस्तों वह क्या सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है? मालवा का पठार, ये फर्स्ट है। और दूसरा आता है दोस्तों, तो याद रखेंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, है ना। इसका आ जाता है 88,222 वर्ग किलोमीटर और इसका आ जाता है 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ये लगभग मध्य प्रदेश का 28% भूभाग है क्षेत्रफल का, और ये कितना है? तो 26% भूभाग है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भाग है, लगभग 7%। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो नहीं है? क्या वह है? बड़वानी है, बुरहानपुर है, खरगोन है या दोस्तों धार है? किस जिले में? तो दोस्तों धार में सतपुड़ा श्रेणी जो है वो नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैका श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा मैका श्रेणी है दोस्तों इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपको मैं 2 मिनट में बता देती हूँ, जब हम पर्वत वाले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तब तो बताऊंगी, अभी भी सुन लीजिए। जो सतपुड़ा मैका श्रेणी है दोस्तों बीचों बीच यहाँ पर लगती है महादेव श्रेणी।
जिसका भाग क्या है, धूपगढ़। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कही महादेव श्रेणी मध्य में आती है धूपगढ़, है ना। और यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर आती है मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी लगती है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर आता है राजपीपला श्रेणी, है ना। तो राजपीपला, उसके बाद में महादेव और तीसरा आता है मैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, इसके दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है। नर्मदा, विडमर, जापर या निमाड़। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे जापर के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है, तो जापर के नाम से जाना जाता है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कोपेन के अनुसार दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। आप याद रखेंगे ये 2 भाग कौन कौन से आते हैं कोपेन के अनुसार। तो एक दोस्तों इन्होंने बांटा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र, ये आप लिख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। और दूसरा आता है दोस्तों शुष्क शीत मानसूनी जलवायु क्षेत्र। इन्हें कहा जाता है AW के नाम से जाना जाता है, और इसे जाना जाता है CWG के नाम से। याद रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र और शुष्क शीत मानसूनी जलवायु क्षेत्र। कोपेन ने 2 भागों में विभाजित किया है मध्य प्रदेश की जलवायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। तो अति तापीय वर्ग के अंतर्गत। सर्वाधिक तापमान कहाँ पर मिलता है मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखेंगे छतरपुर के खजुराहो। कई बार खजुराहो ऑप्शन में ना आकर यदि आपको जिला पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे लगभग 49.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए याद रखेंगे छतरपुर का खजुराहो। मध्य प्रदेश के किस भाग में अत्यधिक वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश का आप याद रखेंगे जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है वो लगभग कितनी होती है, तो 112 डिग्री सेल्सियस होती है, सेंटीमीटर होती है, सॉरी। तो याद रखेंगे 112 किसके अंतर्गत आता है, तो 100 से लेके 125 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का भिंडवाला गोहद वाला क्षेत्र है, वहां पर लगभग 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है मध्य प्रदेश में। तो मध्य अक्टूबर के मध्य ही क्या हो जाती है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। याद रखेंगे मध्य अक्टूबर। और सितंबर और अक्टूबर को दोस्तों द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। और मध्य अक्टूबर से ही क्या स्टार्ट हो जाती है, फिर गर्मी के बाद ही फिर ठंड पड़ने लगती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है। किस माह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है मार्च माह में। याद रखेंगे मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर, ये वर्ष नहीं है ये वर्षा है, वर्षा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है ना। याद रखेंगे कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और दोस्तों औसत से अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को दोस्तों मावट के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा जो शीत ऋतु का प्रभाव रहता है वह जनवरी माह में रहता है। नेक्स्ट, IMP क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये तो सत्य है। मालवा के पठार में दोस्तों 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये भी सही है। अरब शाखा से ज्यादा वर्षा होती है, ये भी सही है। मालवा के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से ज्यादा वर्षा होती है, जबकि तुलनात्मक रूप से अरब सागर से बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, ये गलत है। क्योंकि अरब सागर से मध्य प्रदेश के मालवा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, चाहे वह पूर्वी मालवा हो चाहे वह पश्चिमी मालवा हो। नेक्स्ट, और दोनों शाखाओं से वर्षा होती है रीवा पन्ना या विंध्य क्षेत्र में। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है। तो जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में
औसत वर्षा कितनी होती है? तो 50 से 100 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो शीत ऋतु को दोस्तों श्याला के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को दोस्तों युनाला, चौमासा कहा जाता है वर्षा ऋतु को, और ग्रीष्म ऋतु को युनाला के नाम से जाना जाता है और शीत ऋतु को श्याला के नाम से जाना जाता है। ये 2 से 3 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको याद कर ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? निमाड़ क्षेत्र में कम वर्षा होने का कारण क्या? बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है, इस वजह से समुद्र तट से दूरी है, क्या ये कारण है? या फिर दोस्तों इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो प्रभावी नहीं है ना? या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया जो क्षेत्र है वह पड़ती है। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का यहाँ पर प्रभाव नहीं होता है, इस कारण निमाड़ क्षेत्र में कम वर्षा होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कम वर्षा होने, दोस्तों ये देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वह पड़ता है, इस वजह से मध्य प्रदेश में यहाँ पर क्या होती है? कम वर्षा होती है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला गांव में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखी गई है? तो दोस्तों वराह मिहिर के नाम पर रखी गई है। अत्याधुनिक जो वेधशाला है दोस्तों वो किसके नाम पर रखी गई है? तो आचार्य वराह मिहिर के नाम पर रखी गई है। ये क्या है? भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री है दोस्तों। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो वेद, देखिए उज्जैन में स्थित जो जंतर मंतर, ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, जो जंतर मंतर है उसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था वर्ष 1733 में। अब हम जंतर मंतर की बात कर ही रहे हैं तो आपको याद रखना है भारत में कुल 5 जगह क्या है जंतर मंतर का निर्माण कराया गया है। जो पहली जंतर मंतर है दोस्तों, और इन्हीं 5 का निर्माण भी सवाई राजा जय सिंह ने ही कराया है। पहली जो है वो दिल्ली में कराई गई थी वर्ष 1724-25 में, दिल्ली में पहली जंतर मंतर स्थित है। दूसरा आपको याद रखना है, एक जो है वो जयपुर में स्थित है। तीसरा दोस्तों याद रखें, एक जंतर मंतर मथुरा में है। चौथी हमारी देखिए ये उज्जैन में स्थित है, चौथी। और 5वीं की यदि हम दोस्तों, फोर्थ कहाँ पर है? उज्जैन में। और 5वीं की यदि हम बात करें तो वाराणसी में स्थित है जंतर मंतर। ये 5 जंतर मंतर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोस्तों आपको बताना है कि कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है। कमेंट जरूर करें कि कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया, उनके नाम बताने हैं आपको। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो में ही आपको संलग्न की गई है, तो आप जो है वो जरूर ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें। साथ ही साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।